नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके लिए हम आते हैं प्रत्येक दिन, और इसी क्रम में हमारी आज की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत सारे छात्रों के सुझाव और व्यक्तिगत रूप से कुछ शिक्षक साथियों के सुझाव पर यह श्रृंखला तैयार की गई है, जो कि आगामी आने वाली जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सामान्य अध्ययन के लिए बहुपयोगी सिद्ध होने वाली है। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में ऐसा आपसे कहता हूं, और यह चरितार्थ भी होगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है। आप लोगों का ऐसे ही स्नेह बना रहे, आप लोग हमारे चैनल से बराबर जुड़ रहे, बराबर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, और इससे हमें नई ऊर्जा मिल रही है, हमारी पूरी टीम गौरवान्वित हो रही है। इसी क्रम में आज की जो हमारी श्रृंखला है 10 प्रश्नों की, इसको विशेषतः आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। जैसा कि आगामी यूपी टेट, सी टेट, अध्यापक भर्ती परीक्षा, यूपी एसआई, उत्तर प्रदेश आरक्षी परीक्षा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अन्य आयोगों को ध्यान में रख करके ये परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को आपके सामने तैयार किया गया है। बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न आज का है जो भारत की राज्य व्यवस्था से लिया गया है, और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? मैं एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 153, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 213, और तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 79, और चौथा और अंतिम विकल्प है अनुच्छेद 52। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 213। आप लिख लीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। शक्ति प्रदान की गई है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल महोदय के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब राज्यपाल महोदय के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है, जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, जब ऐसी स्थिति में, या जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय के द्वारा अध्यादेश किसी भी विषय पर जारी किया जा सकता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि अध्यादेश का प्रस्ताव कौन तैयार करता है? तो आपको याद रखना है, राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार किया जाता है, और राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 213 की शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित की गई विधि या कानून के समक्ष ही माना जाता है, उसके बराबर माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बचे हुए 3 विकल्पों पर हम चर्चा कर लें, जैसा कि हमारी श्रृंखला को विशेष बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे छात्रों को ये जो तरीका है हमारा 3 विकल्पों पर चर्चा करने का, इसके बहुत सकारात्मक सुझाव आए हैं, बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई है, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने भी बहुत ज्यादा मनोबल हमारा बढ़ाया हुआ है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक टेस्ट सीरीज में हम बचे हुए 3 विकल्पों पर भी चर्चा करें। सही उत्तर के तथ्य तो आप तक जाते ही जाते हैं, आपको पता चलते हैं, लेकिन जो बचे हुए 3 विकल्प होते हैं इनके माध्यम से भी हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो जो हमारा पहला विकल्प है आज की टेस्ट सीरीज का, अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में ऐसा क्या है जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जा सकता है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, राज्यपाल के पद का वर्णन है। ठीक है, राज्यपाल के पद का वर्णन है, याद रखना है आपको, राज्यपाल के पद का वर्णन है अनुच्छेद 153 में।
अनुच्छेद 79 में क्या है, तो इसमें लिखा गया भारत की संसद, इसमें क्या है, तो इसमें संसद का वर्णन है, याद रखना आपको संसद का। और भारत की जो संसद है उसके 3 अनिवार्य अंग बताए गए हैं। पहला अंग बताया गया है, भारत की संसद के 3 अनिवार्य अंग बताए गए हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, दोबारा से प्रयास कर रहा हूं, संसद। तो जो हमारी संसद है उसके 3 अनिवार्य अंग बताए गए हैं, ठीक है। एक अनिवार्य अंग है लोकसभा, याद रखना है आपको। दूसरा अनिवार्य अंग है राज्यसभा और तीसरा अनिवार्य अंग है राष्ट्रपति। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की संसद के कितने अनिवार्य अंग हैं, तो आपको जवाब देना है 3। पहला कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के सामूहिक योग को हम संसद कहेंगे। विकल्प में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री को विकल्प में रखा जा सकता है, न्यायपालिका से संबंधित कोई विकल्प बनाया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारी जो भारतीय संसद है उसके 3 अनिवार्य अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद है अंतिम 52। 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। आप नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। एक बार पुनः नजर डाल लेते हैं जो भी हमारे विकल्प हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन है, जो कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो। अनुच्छेद 79 में क्या है, भारत की संसद है। और हम लोग ये भी जान गए कि भारत की संसद के कितने अनिवार्य अंग हैं, तो आपको जवाब देना है 3, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में ऐसा क्या है जो हमारे लिए जरूरी है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। और भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, बंबई, जिसको हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, और इलाहाबाद, जिसको हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और इसका नाम पहले भी प्रयागराज ही था, ठीक है, पहले प्रयागराज ही था, बाद में अकबर के शासनकाल में इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया, जिसको उच्चारित करने में हम लोग इलाहाबाद शब्द का प्रयोग करते थे, और वर्तमान सरकार के द्वारा उसका नाम प्रयागराज पुनः कर दिया गया, ठीक है। तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, तो बंबई में हुआ। आपको याद रखना है 1885 ईस्वी में हुआ। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई, और 1885 ईस्वी में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसकी अध्यक्षता आपसे पूछा जाएगा, इसकी अध्यक्षता किसने की जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। मैं यहां पर लिख रहा हूं व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आप नोट कर लीजिएगा। अगले जो बचे हमारे 3 विकल्प हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, और जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, ठीक है। बंबई महाराष्ट्र की राजधानी, जिसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है दूसरा, और दूसरा अधिवेशन हुआ है 1886 ईस्वी में, ठीक है, 1 वर्ष बाद। और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, इसकी अध्यक्षता की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। याद रखना आपको, दादा भाई नौरोजी, जिनको कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। अगला जो विकल्प है वह दिया है मद्रास, जिसे हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, और भारत के तटवर्ती राज्य तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई। यहां पर जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, क्रम में तीसरा होता है, और सन इसका हो जाएगा 1887 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की गई बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। याद रखना है, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन
बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बताइएगा, तो यहां पर आपको नोट करके लिख लेना है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह भी आपको याद रखना है। अब अंतिम विकल्प पर आते हैं, इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ ये क्रम में हो जाएगा चौथा 1888 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता की गई जॉर्ज यूले के द्वारा। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे। आपसे पूछा जाएगा ऐसा प्रथम अंग्रेज बताइए जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की हो, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज। अंग्रेज भी आपसे पूछा जा सकता है, यूरोपियन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपके कई सवाल यहां पर तैयार हो गए। हम दोहराएंगे एक बार। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता देवेंद्र चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। दूसरा विकल्प है, क्रम में लगा हुआ है, कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और यह कलकत्ता में आयोजित हुआ। अगला जो विकल्प है, 1887 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ, और कहां हुआ? मद्रास में हुआ। और आपसे पूछा जाएगा ऐसा पहला अधिवेशन बताइए जिसकी अध्यक्षता किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई हो, तो आपको बताना है 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, और स्थान पूछा जाएगा तो आप मद्रास बताएंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन बताइए जिसकी अध्यक्षता एक यूरोपियन के द्वारा की गई हो, एक अंग्रेज के द्वारा की गई हो, ऐसा पहली बार हुआ हो, तो आपको बताना है 1888 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। एक प्रश्न यहां पर और बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताइए। नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस का पहला अधिवेशन बताइए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बताइए, तो आपको बताना है प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, आपको बताना है इलाहाबाद, और जैसा कि लिखा है 1888। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। 4 विकल्प यहां पर दिए हुए हैं, गोमती, केन, चंबल और हिंडन। पहला विकल्प है गोमती, दूसरा विकल्प है केन, और तीसरा विकल्प है चंबल, और अंतिम और चौथा विकल्प है हिंडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोमती। गोमती यमुना की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बाकी जो 3 नदियां ये बची हुई हैं ये सब यमुना की सहायक हैं। तो गोमती किसकी सहायक है जानेंगे हम लोग। गोमती गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है कि गोमती नदी का उद्गम कहां है, तो आपको याद रखना है फुल्लर झील। इसका उद्गम जो है, गोमती नदी का उद्गम कहां है, तो आपको बताना है इसका उद्गम है फुल्लर झील। स्थान का नाम है माधो टांडा, और जनपद का नाम भी आपको याद रखना है पीलीभीत। गोमती नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। गोमती नदी हमारे प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदी है, और हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। और गोमती गंगा की ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, ना कि हिमालयी क्षेत्र से। तो जो 3 नदियां हैं, केन भी यमुना की सहायक नदी है, चंबल भी यमुना की सहायक नदी है, और हिंडन भी यमुना की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए। भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी बताइए। सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, कौन है? तो आपका जवाब होगा गंगा। आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपका जवाब होगा यमुना। यहां पर दो प्रश्न बन सकते हैं कि गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो दोनों का जवाब होगा यमुना। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें मैप में हम लोग देख सकते हैं कि यमुना नदी का प्रवाह कहां से कहां तक है। तो यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है आपको, उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक पहाड़ी से निकलती है और प्रयागराज में आकर के ये गंगा से मिल जाती है, गंगा और यमुना का संगम हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड से लेकर के प्रयागराज तक यमुना नदी का प्रवाह पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे एक दिवसीय परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश पीसे जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा हो, यहां से सवाल बराबर पूछे जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है, याद रखना है आपको। मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है कि आपसे प्रश्न नहीं वाला पूछा जा रहा है कि हाँ वाला पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्नों में हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है और बहुत ध्यान लगा के प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है, तो मैं भी वही प्रयास कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला विकल्प है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। गुजरात सुदूर पश्चिमी तटीय राज्य भारत का है, उत्तर प्रदेश इसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बचे हुए 3 विकल्पों पर भी चर्चा कर लें। छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ भी करता है और बिहार के साथ भी करता है। अब हम लोग इस प्रश्न की व्याख्या और अच्छे से करेंगे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको मैं लिख रहा हूं, जो कि 3 यहां पर लिखे हुए हैं। तो फिर से मैं प्रयास करना हो लिखने का। बिहार, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बिहार के साथ साझा करता है। और बिहार से निकला वाला राज्य कौन सा है जो बिहार को अलग करके बना? झारखंड। झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश को अलग करके कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश से जो निकला वाला राज्य है, अलग हुआ राज्य है, जो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका तत्कालिक नाम उत्तरांचल था और वर्तमान नाम उत्तराखंड है। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड को भी लिखेंगे। उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य हो गए और हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। याद रखना है, उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है? तो हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल के साथ साझा करता है। अब आपसे इस प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका जवाब होगा 8। आपसे पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो आपका जवाब होगा 1। और आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर की ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है? तब भी आपका जवाब होगा 1। और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के अपनी सीमा साझा करता है? तो आपका जवाब होगा 9। और अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा सहित शामिल कर लेंगे तो जवाब होगा आपका 10। आगे बढ़ते हैं। ये मैप आपके सामने उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा से भी उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आपको, हरियाणा से भी उत्तर प्रदेश की सीमा देखो यहाँ पर साझा हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ पर भी है। राजस्थान के भी साथ उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है। मध्य प्रदेश के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बना रहा है, ये भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं बना रहा है। झारखंड के साथ भी अपनी उत्तर प्रदेश सीमाएं बना रहा है। और बिहार के साथ भी अपनी उत्तर प्रदेश सीमाएं बना रहा है।
और हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य, आपको डेट लिख लेनी है, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 13 पर्वतीय जिलों को काट के एक नया राज्य अलग करके एक नया राज्य बना था जिसका नाम था उत्तरांचल और वर्तमान नाम है उत्तराखंड। याद रखना है आपको। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सामान्य अध्ययन में बहुत सारी संस्थाएं पूछी जाती है, बहुत सारे महापुरुषों से सवाल पूछे जाते हैं, समाज सुधारकों से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम में ये प्रश्न आपके लिए लाया गया है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प यहां पर दिए हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय बंबई को बनाया गया था। बचे हुए 3 विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई उसका नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण जी के नाम पर एक संस्था चलाई, उसको स्थापित किया जन कल्याण के लिए। ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो इसका नाम है सत्यशोधक, याद रखना आपको, सत्यशोधक समाज। आपसे पूछा जाएगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक बताइए तो आपको बताना है महात्मा ज्योतिबा फुले। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जैसा कि प्रश्न में ऊपर लिखा हुआ है, आर्य समाज के संस्थापक थे। और राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो चारों विकल्पों पर हमने चर्चा कर ली। आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और राजा राममोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। किसका सही सुमेलन नहीं है? यहां पर 4 राज्य दिए हैं और 4 राज्यों के राज्य की प्राणी दिए हुए हैं, तो हमें यह बताना है कि किसका सही सुमेलन नहीं। हमें सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर देना है और इस प्रश्न को धैर्यपूर्वक कम से कम 2 बार हमें पढ़ना है, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं। किसका सही सुमेलन नहीं है? राज्य, यहां पर राज्य दिए हैं और यहां पर राज्य की प्राणी दिए हैं, ठीक है। हर राज्य का अपना एक राजकीय पुष्प होता है, हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है, हर राज्य का अपना एक राजकीय पशु होता है, प्राणी होता है, वृक्ष होता है। इसी क्रम में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहला विकल्प है झारखंड, हाथी। झारखंड का राज्य की जो प्राणी है, पशु है, वो हाथी है। उत्तर प्रदेश का कस्तूरी मृग है। छत्तीसगढ़ का वन भैंसा अर्थात जंगली भैंसा है और गुजरात का एशियाई सिंह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि गलत आपसे पूछा गया वही उत्तर यहां पर सही माना जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कस्तूरी मृग नहीं है, उत्तर प्रदेश का है बारहसिंघा। आपको याद रखना है, बारहसिंघा ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और जो आपसे पूछा गया है विकल्प में उत्तर प्रदेश का कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग भी हम लोग जानेंगे कहां का राजकीय पशु है। तो कस्तूरी मृग ये उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। याद रखना है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय प्राणी है, राजकीय प्राणी या राजकीय पशु है, ठीक है, राजकीय प्राणी या राजकीय पशु है। एक बार पुनः देख लेते हैं। झारखंड का हाथी है राजकीय पशु या प्राणी, उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है, छत्तीसगढ़ का वन भैंसा को जंगली भैंसा भी कह सकते हैं, जंगली भैंसा, ठीक है, जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और गुजरात का है एशियाई सिंह। एशियाई सिंह केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। गिर के वन जंगल में एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई लॉयन जिसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित करने की घोषणा की है? ये करंट अफेयर्स का सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। और अभी गत लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई गई प्रतिष्ठित
पीसेस की परीक्षा में भी ऐसा मिलता जुलता सवाल पूछा गया है, जो कि इजराइल का आयरन डोम है। ठीक है, मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि वर्तमान समय में किस देश के पास कौन सा वायु रक्षा तंत्र विकसित किया गया है। तो 4 विकल्प यहां पर दिए हुए हैं। पहला विकल्प है ताइवान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया या रूस। ठीक है, तो टी डोम नामक जो वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित करने की घोषणा की है? वहां के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा घोषणा की गई कि टी डोम नाम का हम अपना वायु रक्षा तंत्र विकसित करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ताइवान। ताइवान के द्वारा अभी अपनी सामरिक क्षमताओं में वृद्धि करते हुए अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की गई है, टी डोम। भारत के पास जो अपना स्वदेशी रक्षा, मैं यहां पर प्रयास करूंगा बताने का, भारत के पास जो अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आकाश। आकाश याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर में इसकी बढ़ चढ़ के भूमिका सामने आई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है थर्ड, याद रखना है, ये थर्ड है। और रसिया के पास S-400 भी है और रसिया S-500 और 600, इसकी आगे की जो सीरीज है उसको भी आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है। आगे नई नई जो लेटेस्ट चीजें हैं वो भी रसिया लेकर के आ रहा है। तो ताइवान के द्वारा कौन सा विकसित किया जा रहा है? टी डोम। ताइवान के द्वारा विकसित किया जा रहा है टी डोम नाम का, याद रखना है, टी डोम। ये किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा? तो आपको यह भी याद रखना, इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर। इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर एक बार पुनः देख लेते हैं। ताइवान अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो बनाने जा रहा है उसकी घोषणा की, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो टी डोम किसकी तर्ज पर? तो इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर। भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम आकाश दिया गया है। थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का है और रूस का है S-400, और इसकी नई नई श्रृंखलाएं भी रसिया लेकर के आ रहा है अपनी प्रौद्योगिकी का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए। भारत ने रसिया से S-400 खरीदा और इसका नाम रख दिया, जो कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है आपको, सुदर्शन। याद रखना आपको, सुदर्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहां खोला गया है? क्या प्रश्न? आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा, आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहां जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर उत्तर प्रदेश की परिधि में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का प्रथम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहां खोला गया है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। मैं आपको कुछ चंद सेकंड का समय भी देता हूं, आप गेस करिएगा कहां पर हो सकता है। विकल्प आपके सामने, एक बार मैं पुनः पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। वाराणसी में, प्रयागराज में, गाजियाबाद में और गोरखपुर में। 4 विकल्प है। उम्मीद करते हैं कि आपने गेस कर लिया होगा कि सही उत्तर इसका क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गाजियाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में इस जो AI आधारित जो हमारा पहला आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित किया गया है। और याद रखना है, अगस्त, इसका उद्घाटन अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ किया गया था, याद रखना आपको है, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो गाजियाबाद में मोर्टी नाम की जगह है, मोर्टी गांव है। ठीक है, गांव का नाम है मोर्टी और जनपद का नाम है गाजियाबाद। याद रखना आपको, गाजियाबाद के मोर्टी नामक गांव में इसका उद्घाटन किया गया था महामहिम राज्यपाल के द्वारा अगस्त 2024 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है
और अभी तात्कालिक घटनाक्रम में से शामिल किया जाएगा। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किस देश को भेजा है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अपना प्रतिनिधि मंडल किस देश को भेजा गया है। 4 विकल्प यहां पर है, श्रीलंका, रूस, नेपाल और भूटान। पहला विकल्प है श्रीलंका, दूसरा है रूस, तीसरा है नेपाल और चौथा है भूटान। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप गेस करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपके हिसाब से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। रूस में उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा रूस के काल्मीकिया नामक, ठीक है, रूस में काल्मीकिया, रूस के काल्मीकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किस देश में भेजा है? तो आपका सही जवाब होगा रूस। अगर पूछा जाता है कहां भेजा गया है, तो काल्मीकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता में भेजा गया है। एलिस्ता में भेजा गया है। कपिलवस्तु पिपरहवा से महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, पवित्र अवशेषों को प्रदर्शन के लिए, भारत और रूस के मध्य संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल गया है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। आपसे भी पूछा जा सकता कि इस डेलीगेशन का या प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष कौन है, किसकी अध्यक्षता में भेजा गया? तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। आपको याद रखना है, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके नेतृत्व में ये जो डेलीगेशन है वो रसिया भेजा गया है। अब हम बात करते हैं बचे हुए 3 विकल्पों पर। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और जिसके साथ हम अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं, और पाक जल संधि के द्वारा या पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका के मुख्य भूमि को अलग भी किया गया है। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल के साथ हम केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हम अपनी केवल स्थलीय सीमाएं ही साझा करते हैं। आज की हमारी श्रृंखला कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपके सुझाव पर हम निरंतर नजर बनाए हुए हैं। हमारी पूरी टीम इन सुझावों पर ध्यान देकर ही टेस्ट सीरीज को बनाती है। अगर कोई और सुझाव आपका है, कुछ और सुधार किया जा सकता है, तो आप हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।